हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एसएससी जीडी की एक क्लास 6 है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। और आज की जो क्लास है इसमें 18 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आपको यह क्लास डेली 7 बजे शाम को मिलती है, जिसमें हम 2021 में आए गणित के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल कराते हैं। ठीक है, तो एक एक शिफ्ट का अलग अलग दिन में मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। और आज 18 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट यहां पर प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? अगर उसने 40% बेच दिए तो अब उसके पास कितना बचा होगा? 60%। और 60% बराबर अगर 540 के है तो 1% बराबर क्या होगा? 0 से 0 काट देंगे, 6 नैया 54, यानी 1% बराबर 9। तो 100% बराबर क्या होगा? 900। यानी उसके पास पहले कितने सेब थे? पहले उसके पास 900 सेब थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 3 संख्याएं दी जा रही हैं और मासा x है इनका, तो x के अंकों का गुणनफल क्या होगा बताना है। तो इनका मासा निकाल लेते हैं। 1756 से भाग करेंगे 3073 को, एक बार जाएगा 1756, कितना बचेगा यहाँ पर? 7, और यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा? 3 और 1, 1317। इससे भाग करेंगे 1756 को, फिर से एक बार जाएगा, बचेगा 1300, यहाँ पर आएगा 1317, और इधर क्या बचेगा? 9, 3 और 7 में से 3 गया 4, 439। इससे भाग करेंगे 1317 को, तो 3 बार जाएगा, 9 त्रिक का 27, 9 3 त्रिक का 9, 9 दो 11 का 1, हासिल लगा 1, 3 चौको 12, 1 13, 1317 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। यानी 439 यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का मासा है। अब 439 से भाग करेंगे 4829 को, एक बार जाएगा, 439 आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 3, और यहाँ पर बचेगा 4, 9 यहाँ पे आ जाएगा, फिर से एक बार जाएगा, तो कितना बचेगा? 439 पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब दोस्त यह 439 ही इन संख्याओं का क्या है? HCF है। और इनके अंकों का गुणनफल हमें कर लेना है 4 गुणे 3 गुणे 9, तो 4 तिया 12 और 12 नहीं है 108, 108 यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति को टेलीविज़न 18,400 में बेचने पर 8% की हानि हुई, 5% लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविज़न को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 8% की लाभ हुई यानी 8% की हानि हुई, यानी 92% बराबर कितने के हैं? 18,400 के। और 5% का लाभ चाहिए, यानी 105% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए निकालने के लिए क्या करेंगे? 18,400 बटे 92 गुणे कितना कर देंगे? 105 कर देंगे। 92 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 200, और 200 गुणे 105 करेंगे, कितना आ जाएगा? 00, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, यानी 21,000 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि 85 मीटर और 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा? तो देखिए, ये भी 85 है, ये भी 85 है, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 154 यह लंबाई है और यह है 85 और यह भी है 85। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में जब एक लंब हम लोग डालेंगे तो यह 154 का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी 77 हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है दोस्त, यहाँ पर अगर इससे लंब डाल दिया जाए तो वह अपने आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। अब यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज की ये सबसे बड़े अंश के सबसे सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? ये होता है कर्ण, और यह होगा कर्ण, और यह इधर आधार है 77। हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है h बराबर। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 85 का स्क्वायर गुणे माइनस 77 का स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें लगा देंगे 85 प्लस 77, 7 5 12 के 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 162 गुणे 85 में से 77 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 21 गुणे 8, और ये गुणे 8 है
यहाँ पर रूट लगा देंगे। ये कितना है लिखा 21 गुणे 8, तो h बराबर क्या आ जाएगा 8√21। ठीक है, यहाँ पर रूट में वैल्यू है नहीं तो 21 का मान निकाल लेंगे। जब रूट 21 का मान निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे भाग विधि से, और रूट 21 का मान कितना आएगा 4.5 आएगा लगभग में। ठीक है, एग्जैक्ट 4.5 नहीं आएगा। रूट 21 एक अपरिमेय संख्या है और रूट 21 का लगभग में अगर मान निकाला जाए तो वह कितना आएगा 4.5। तो क्या हो जाएगा h बराबर 8 गुणे 4.5 हाइट इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुणे आधार कितना है 154। भाई हमें इस त्रिभुज का निकालना है ना, इस त्रिभुजाकार मैदान का इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका आधार कितना है, ये टोटल 154 है, और ऊंचाई कितनी है 8 गुणे 4.5। तो 8 से कर लेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 चौको 32 और 4 36। यहाँ पर कितना हो जाएगा 36.0, यानी 36 यहाँ पर आ जाएगा। 2 से काट लेंगे, जब 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 77, और 77 का 36 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 2772 आ जाएगा, और ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक अधिकारी और एक क्लर्क का मासिक वेतन, जो वेतन है यहाँ पर पहले कितना था, अधिकारी और क्लर्क का कितना था 11:4 था। ठीक है, यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 की वृद्धि हुई और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है, दोनों में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है 19:7 हो जाता है। अधिकारी का प्रारंभिक वेतन ज्ञात करो। देखिए हमने आपसे क्या बताया था, अगर आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी तो इस तरह के कुछ और प्रश्न भी आए हैं, पिछली वीडियो में भी आए हैं और इसमें भी 2 इस तरह के प्रश्न आए हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि इनका अंतर पहले वेतन और फिर 7,000 बढ़ने के बाद का वेतन 19 है, पहले 11 था, तो इनका अंतर बराबर क्या होगा 7,000 होगा। यहाँ पर इनका अंतर कितना आना चाहिए 3,000 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, यानी 7 का गुणा 7,000 से, 19 का गुणा 3,000 से। ठीक है, तो 19 तिया कितना होगा 57, यानी 57,000 माइनस 7 7 49 माइनस के 49,000 बराबर, यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा 7 का गुणा 11 से, तो 11 7 77, 19 का गुणा 4 से, तो 19 चौको कितना होगा 76 होगा, और 77 माइनस 76 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, यहाँ पर 1 2 3 9 8 17, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया है 8,000 रुपए के। अब हमें क्या निकालना है, किसका वेतन निकालना है, अधिकारी का प्रारंभिक वेतन ज्ञात करना है। और ये जो रेशियो दिया गया है ये प्रारंभिक वेतन दिया गया है। अधिकारी का वेतन कितना है 11 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 8,000 है, तो 11 यूनिट बराबर क्या होगा 88,000 रुपए हो जाएगा, और 88,000 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, किसी सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। सामान का 25% का मतलब क्या होता है 1/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 का लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना था। देखिए वास्तविक मूल्य हम यहाँ पर ऐसी संख्या मानेंगे जो इन दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या है इन दोनों का एलसीएम यानी 12। लेकिन हमें परसेंट में भी आगे कैलकुलेशन करना है, तो आंसर जो हमारा कैलकुलेशन है वो पॉइंट में ना जाए, इसकी वजह से हम यहाँ पर 12 की जगह पर क्या कर लेंगे, इसे 1200 मान लेते हैं। केवल हमें ये मानना है, हम मान रहे हैं कि जो हमारा सामान का वास्तविक मूल्य है यह कितना है 1200 है। ठीक है, अब सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। 1200 का 1/3 हिस्सा कितना होगा, तो 400 होगा, और 400 कितने लाभ पर बेचा जा रहा है 15%, तो कितना लाभ हो जाएगा बटे 100 कर देंगे, यानी 60 का लाभ होगा, 60 यूनिट का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह 1200 यूनिट माना गया है। अब हमें क्या करना है,
सामान का 25% हिस्सा यानी एक चौथाई हिस्सा इसका कितना होगा 300 होगा, या कितने परसेंट 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर कितना लाभ होगा, यहाँ पर भी 20×3=60 लाभ हो जाएगा। दोनों जगह पर 60 और 60 का लाभ हो रहा है। आगे बोला जा रहा है कि शेष सामान 10% हानि पर बेचा जा रहा है। अब अगर ये 400 हिस्सा और 300 हिस्सा 4 3 700 हिस्सा यहाँ पर बेचा जा चुका है, तो बचेगा कितना 1200 - 700 यानी कितना बचेगा 500 हिस्सा बचेगा, और यह 10% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा दोस्त 50 हो जाएगा, और यह हानि पर बेचा जा रहा है। अब अगर 60 का लाभ हो रहा है और 50 की हानि हो रही है, तो टोटल ओवरऑल लाभ कितने का हो रहा है 70 का लाभ हो रहा है। 60 - 50 10 और 60 + 10 कितना हो जाएगा 70 यूनिट का लाभ हो रहा है। और आगे बोला जा रहा है कि पूरे लेन देन में 350 का लाभ अर्जित किया जाता है। यहाँ पर अगर पूरे लेन देन में देखा जाए तो 70 यूनिट का लाभ है, तो 70 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 350 के, 1 यूनिट बराबर 5 रुपए के आ जाएगा। 1 यूनिट 5 रुपए के बराबर है, तो 1200 यूनिट बराबर कितने रुपए के हो जाएगा, तो 1200 गुणे में 5 रुपए कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 6000 रुपए के हो जाएगा, और 6000 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। इनका एलसीएम ले लेते हैं 30 10 × 30 15 दूनी 30, दोनों मिलकर एक इनकी क्षमता कितनी है 5। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, दोनों को मिलाकर के क्षमता कितनी है 5। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, क्षमता 5 है, 5 दिनों में कितना कार्य करेंगे 25 यूनिट का कार्य कंप्लीट कर लेंगे, और टोटल कार्य है कितना 30 यूनिट है। पूछा जा रहा है कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। 25 काम कंप्लीट हो चुका है, काम कितना बचा 5, और कितना भाग पूछा जा रहा है, तो 30 में से 5 काम बचा हुआ है, यानी 5 × 5 5 × 30 1/6 भाग यहाँ पर शेष बचा हुआ है, तो 1/6 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 संख्याएं हैं और इनका औसत है 58, तो 6 संख्याओं को जोड़ लेते हैं A + B + C + D + E और +F। इनका औसत है 58, और औसत 58 है, तो योग कितना होगा 6 से गुणा कर देंगे 58 को, तो 6 × 8 = 48, हासिल लगे 4, 6 × 5 = 30, 4 × 34 कितना आ जाएगा 348 आ जाएगा, क्योंकि योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या, और यहाँ पर पद कितने हैं 6 हैं और औसत कितना है 58। इनका गुणा करेंगे तो हमें A + B + C + D + E + F ज्ञात हो जाएगा 348 है। ठीक है, यदि पहली संख्या A बराबर है B और C के योग के, यानी B + C के 2/5 के बराबर है A। ठीक है, तो अगर B + C के 2/5 के बराबर A है, तो B + C किसके बराबर है A 5A/2 के। 5/2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो B + C किसके बराबर होगा 5A/2 के बराबर होगा। इसी तरह से बोला जा रहा है कि D E और F के योग के 7/4 के भी बराबर है, यानी कि D + E + F के 3/4 के बराबर कौन है A है, तो यहाँ पर D + E + F बराबर क्या होगा 4A/3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर मान रख देते हैं A तो लिखा हुआ है प्लस, B + C की वैल्यू कितनी है 5A/2 है, B + C बराबर 5A/2 प्लस DEF किसके बराबर है 4A/3 के है, तो 4A/3 बराबर कितना है 348 है। यहाँ से 6 को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6A प्लस 5 × 15A प्लस 4 दूनी 8A बराबर 348। इन सभी को जोड़ लेंगे तो 15 × 6 = 21 और 8 कितना हो जाएगा 29A बराबर 348 × 6 आ जाएगा। A की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 29 से कितने बार कटेगा 29 × 1 = 29 और 29 दूनी 58, 12 × 6 यानी A बराबर कितना आ गया है 72 आ गया है। ठीक है, पूछा जा रहा है B और C के योग का मान क्या होगा, तो B + C बराबर क्या है 5A/2, यहीं पर A की वैल्यू रख देते हैं 72 गुणे में 5/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 36 और 36 × 5 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी 180। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
यदि एक घन का आयतन 192√3 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखिए घन का आयतन जो है वो क्या होता है a क्यूब, और घन का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है √3 × a होता है। ठीक है, अब आयतन दिया जा रहा है यानी a क्यूब की वैल्यू कितनी दी जा रही है 192√3 दिया जा रहा है। 192√3 जो है वो 3 की घात 4 की घात 3 गुणे 3 इंटू इसके बराबर है 4 की घात 3 गुणे 3 के बराबर है, और यहाँ पर कितना लगा है इंटू √3 लगा हुआ है। अगर हम इस 3 को भी इस रूट के अंदर भेज दें तो क्या हो जाएगा 4 की घात 3 गुणे 3 तरफ का 9 अंदर चला जाएगा, रूट यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 की घात 3 गुणे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3, और ये रूट को क्या लिख सकते हैं कि घात 1/2, तो इसकी घात तो लिख सकते हैं बटे में 2, तो हम यह भी लिख सकते हैं 4 की घात 3 गुणे √3 की घात 3। इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे √3 यानी 4√3 की होल पावर 3, और यह किसके बराबर है a क्यूब के बराबर है। यह सब किसके बराबर है दोस्त a क्यूब के बराबर है यानी आयतन के बराबर है। तो भुजा क्या होगी a क्या होगा, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे 4 × √3 की होल पावर कितनी है 3 है, और ये होल पावर 3 से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना निकल करके आ जाएगा 4√3 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। और हमें निकालना है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है √3 × a बराबर निकल करके आया है 4√3, तो a की वैल्यू रख देंगे √3 × 4 गुणे √3, और यहाँ पर √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 गुणे 3 कितना आएगा 12 आ जाएगा, यानी विकर्ण क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 12 - 3 + 4 ऑफ 2/8 इस तरह से दिया गया है, इनका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 12 - 3 + सबसे पहले तो हमें क्या सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, और फिर भागित 8 है तो 8 से भाग दे देंगे तो 8 एकम 8 1 आ जाएगा यहाँ पर। और आगे कितना आएगा, पहले माइनस को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 8 में 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 8 में 2 घटेगा तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 यहाँ पर 2 आएगा, और 8 - 2 कितना होगा 6 होगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 12 - 3 + 6 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, तो प्लस -5 इसके अंदर रहेगा ब्रैकेट के, 12 - 3 - 5 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस अंदर इसके ब्रैकेट के कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और 14 यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिनों में। 15 बॉय कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 10 दिनों में, और 12 गर्ल्स कितने दिनों में पूरा कर रही हैं 15 दिनों में। यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ काम करें, अच्छा इनकी जो क्षमता है सबसे पहले निकालेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30 टोटल काम है 15 दूनी 30। 12 लड़कियों की क्षमता 2 काम करने की है, और 15 लड़कों की क्षमता कितना 3 काम करने की है। अगर इन दोनों को मिला दें, मतलब 15 लड़के और 12 लड़कियों को मिला दें, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3 + 2 यानी 5 हो जाएगी। इन्हें कितना समय लगेगा टोटल काम पूरा करने में, तो 30 टोटल काम है बटे 5 कर देंगे, टोटल कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक फिर से दिया गया है, इसे सॉल्व करना है, सरलीकरण का प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो सही बटे है इसे बटे में लिख लेंगे, 1/4 गुणे 3/4 भागित 4 कम 4 1 5, और ये 5/4 हो जाएगा। ऑफ लिखा है तो गुणे 2/5 कर देंगे, लेकिन क्या ध्यान रखेंगे कि इसे हमें पहले सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ पर ऑफ ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। भागित 3/4 भागित 3 कम 3 2 5, 5 बटे कितना होगा 3 होगा, और ऑफ लिखा गया है 4/5। ठीक है, माइनस 1/2 माइनस
1/2 और 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं तो इन ऑफ लिखा है, इनका गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ 5 से ये काट ही देते हैं 5 और 2 से ये काट देते हैं 2 दूनी 4 तो 1/2 होगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4 गुणे 3/4। अब यहाँ पर भाग 1/2 लिखने के बजाय हम डायरेक्ट 2 को ऊपर लिख देते हैं गुणा लगा के, तो गुणा 2 हो जाएगा। भागित यहाँ पर कितना दिया गया है 3/4 भागे ये, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 3 है ये, है ना, 5/3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4/3 आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/4 गुणे 3 को ऊपर कर देंगे 4 को नीचे, 3 ऊपर 4 नीचे, संख्या पलट जाती हैं, भाग की जगह पर गुणा लगा देते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे इसे माइनस कर देंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 एलसीएम ले लेंगे, 2 चौको 8, 4 और -1 कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 3/8 आ जाएगा और भाग की जगह पर लगाएंगे गुणा, 3 तरफ का 9 नीचे आएगा और 4 चौको 16 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, -3/8 दिया गया है, 3 से काटेंगे 3 तरफ का 9, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 2/3 -3/8 यहाँ पर 24 ले लेंगे एलसीएम और 8 दूनी 16 -9 कितना आ जाएगा 16 -9 7 आ जाएगा और 7/24 यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। पहले कुछ विक्रय मूल्य रहा होगा, कुछ एसपी रहा होगा, लेकिन उस एसपी में सेलिंग प्राइस में 25% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है क्योंकि सेल लगी हुई है, तो इसे 75% में बेचा जा रहा है। और यदि सेल में इत्र का मूल्य कितना है, इस सेल में इत्र का मूल्य 6873 रुपये है, तो विक्रय मूल्य बताओ कितना था, मूल विक्रय मूल्य कितना था। तो जो एसपी है सेलिंग प्राइस वो कितना था, तो एसपी बराबर 25 से काट देंगे, 25 × 75 25 चौको 100, 4 से गुणा करा देंगे, 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 एकम 3 गुणे 4 यहाँ पर बचेगा। एसपी बराबर कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 9164 यहाँ पर 9164 यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 9164 रुपये मूल विक्रय मूल्य रहा होगा। अगला प्रश्न अगर देखेंगे तो अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि मान लीजिए कि अमन की आय हो 100 तो अमन खर्च कितना कर रहा है 74% यानी 74 रुपये इसमें खर्च कर रहा है। मान लीजिए 100 रुपये आया है तो खर्च कितना है 74, और फिर बचत कितनी होगी। अब बताइए अगर किसी की आय यानी कमाई है 100 और वो 74 खर्च कर दे रहा है तो बचाएगा कितना, कितना बचाएगा यहाँ पर 26 बचाएगा। यदि उसका व्यय यानी खर्च जो है वो 30% बढ़ जाता है, 74 से कितना हो जाता है +30% हो जाता है, तो 74 का 30% निकालेंगे कितना आएगा 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21 1 22। ठीक है, बटे 100 रहेगा तो 22.2 आ जाएगा। और अगर बचत कितनी बढ़ जाए 25% बढ़ जाए +25%, 25% निकाल लेंगे तो 25 छक्का 150 हासिल लगे 15, 25 दूनी 50 कितना आ जाएगा 65 और नीचे बटे में 100 रहेगा तो 6.5 आ जाएगा। बचत बढ़ेगी, मतलब पहले अगर 26 बचा रहा था तो अब 6.5 रुपये और ज़्यादा बचाएगा। पहले अगर 74 खर्च कर रहा था तो अब 22.2 ज़्यादा खर्च करेगा। इसका मतलब है कि पहले अगर 100 कमा रहा था तो अब यह कुछ रुपए ज़्यादा कमाएगा। तो कितने ज़्यादा कमाएगा, जितने ज़्यादा खर्च करा और जितने ज़्यादा बचा रहा है इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 5 2 7 और 6 2 8 कितना आ जाएगा 28.7। और 100 में 28.7 प्लस हो रहा है, इसका मतलब कितने परसेंट प्लस हुआ 28.7% प्लस हुआ। इसका मतलब इसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्त, तो 28.7% की वृद्धि इसकी आय में हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 4 और 3 था। 7 वर्ष पश्चात यानी 7 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा 9 और 7 होगा। बी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है और अब हमें ध्यान देना यह है कि अगर 1 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 1 वर्ष पूर्व इनकी उम्र 4 रही होगी और आज से 7 वर्ष के बाद इनकी उम्र 9 रही होगी, तो
तब से अब तक कितने वर्ष हुए। 7 वर्ष ये बाद वाले और 1 वर्ष ये पहले वाला, टोटल अंतर इनकी उम्र का कितना है तब से अब तक, 8 वर्ष का है। इसी तरह से इनकी उम्र में भी कितना अंतर है, 8 वर्ष का है। और जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया, यहाँ पर भी करेंगे क्योंकि इनका अंतर कितना है 8, इनका अंतर कितना है 8, तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 8 माइनस 7 गुणे 8 करेंगे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, बराबर 7 चौको 28, 9 त्रिका 27, 28 माइनस 27 करेंगे कितना आएगा 1। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 16 है। बी की वर्तमान आयु पूछी जा रही, तो बी की 1 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी 3 यूनिट, तो 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी रही होगी, आयु 48 रही होगी। 48 अगर 1 वर्ष पूर्व रही होगी तो दोस्त बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 48 प्लस 1 यानी 49 वर्ष होगी। और यहाँ पर 49 आपका ए ऑप्शन में दिया जा रहा है, यह सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 846 में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। 6% की हानि यानी 94 यूनिट का बेचा जा रहा है। 846 जो है वह 94 यूनिट के बराबर है। 8% का लाभ यानी 108 यूनिट हमें निकालना है कि क्या होगा। तो 846 बटे 94 गुणे कितना कर देना है, 108 कर देना है। जो हमारा आंसर आएगा वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 94 से भाग कर दीजिए। 846 को कितनी बार जाएगा, 4 नहीं 36 और 9 9 81, 3 84 यानी 9 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 8 72, 9 एकम 9, तो 972 रुपये आ गया है और 972 ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, 3000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 20% की वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करो। देखिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड यानी थोड़े से कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में मिलते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्हें स्किप करने की कोशिश करिएगा कि जब आप पूरा पेपर कर चुके हों और आपके पास समय अतिरिक्त समय बचा हो तब आप इन प्रश्नों को छुएं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से पहली चीज तो ब्याज इकट्ठा किया जा रहा है और 3 वर्षों के लिए। अगर 1 वर्ष के लिए होता तो हमें 6 महीने और 6 महीने 2 बार ही ब्याज निकालना पड़ता। यहाँ पर 3 वर्षों के लिए है, इसका मतलब हमें 3000 का 6 बार ब्याज निकालना होगा। ठीक है, 6 बार हमें इनका ब्याज निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ब्याज निकालेंगे। और अर्धवार्षिक है, हर 6 महीने में लिया जाएगा, तो 3 वर्षों में कितने 6 महीने होंगे, 6 बार 6 महीने आएंगे, है ना। और अगर 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% है तो 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर क्या होगी, 20 गुणे 1/2 यानी 10% का रेट होगा। दर कितनी होगी, 10%। तो अब देखिए 3000 में 10% यानी पहले 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, 300 मिलेगा। दूसरे 6 महीने में 300 इस मूलधन पर ब्याज मिलेगा और इस 300 का भी 10% यानी 30 ये भी ब्याज मिलेगा। अब तीसरे वर्ष में यानी तीसरी छमाही में इस 3000 का भी 10% ब्याज और इस 300 का 30, इस 300 का 30, 30 कितना होगा 60 और इस 30 का भी 3 यहाँ पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10%, 30 का 10% 3। अब अगली छमाही में इस मूलधन का फिर से 300 और इनका 30, इनका 30, इनका 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इनका 3 और इनका 6, इनका 10% 3, इनका 10% 6, तो 6 3 9 हो जाएगा और इस 3 का 10% कितना होगा, 0.3 होगा। इसी तरह से यहाँ पर 300, फिर यहाँ पर 30 30 30 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 और 6 3 9 9 18 होगा। यहाँ पर 0.3 0.9 तो कितना होगा, 9 3 12 यानी 1.2 होगा। ठीक है, और फिर इस 0.3 का भी इसमें ब्याज जुड़ेगा तो 0.03 होगा। 0.3 का 10% कितना आएगा, 0.03 आएगा। और अंतिम छमाही में भी यहाँ पर 300 ब्याज मिलेगा, फिर इन सब का 30 30 मिलेगा तो कितना होगा, 150 होगा। इन सब का 30 30 150 होगा। यहाँ पर इनका 3 6 3 9 9 18 और 18 और 12 कितना होगा, 30 होगा।
अब इसका 1.8, इसका 0.9 और इसका 0.3 पूरा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर ऐड कर लेते 1.8 और इसका 0.9, इसका 0.3, कितना होगा 9 3 12 8 20 का 0 हासिल लगाया, एक 3 आएगा तो यहाँ पर 3 होगा। अब इसका 0.03, इसका 0.12, 0.03 और 0.12 और इसका भी अगर इसी में जोड़ लें तो कितना होगा 0.003। अगर इन सबको जोड़ें तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आएगा 3 2 5 और यहाँ पर आएगा 1.153 के आसपास आएगा। अब हमें इतना कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हम अगर इनको निगलेक्ट भी मान लें कि हम यहाँ पर बाद में ऐड कर देंगे, इतना हम ना भी निकालते तब भी हमारा काम चल सकता था, ठीक है। लेकिन अब हम परीक्षा में तो बैठे नहीं हैं और हमने पहले ही बता दिया है कि इस तरह का प्रश्न आप स्किप कर सकते हैं, तो अब हम इसे डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल जो आया है निकल करके, ये टोटल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इन्हें हमको ऐड करना है। तो जब ये 300 300 300 ऐड करेंगे, कितने बार लिखा हो 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हो, तो 36 का 18, यानी यहाँ पर कितना है 1800 है। प्लस ये है 30, ये है 60 60 30 90 और 90 180 और 120 300, ये कितना होगा 450 होगा, तो ये होगा 450। जब इसे जोड़ते हैं तो 9 3 12 और 18 30 30 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसे जोड़ते हैं तो 3 1 4, ठीक है, और 4 दशमलव कितना लिखा हुआ है, 4 दशमलव में 3 2 5, 4.5। जब हम इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर 1.83 के आसपास आ जाएगा, मतलब 0.183 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इन सबको जोड़ते तो दशमलव के बाद क्या है 5 1 6 8 3 और दशमलव के पहले क्या क्या है 4 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 2, तो कितना आया 2314.683। इसका मतलब इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 2315 के समान होगा यह, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन सेकंड सही होगा 2315। लेकिन मैंने आपको फिर से ये बता दिया कि आपको क्या करना है, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न को स्किप कर देना है। अगर आपको इससे आसान कोई तरीका आ रहा है तब तो ठीक है, अगर आपको नहीं कोई इसके आसान तरीका अभी तक नहीं पता है तो आपको इसे स्किप कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्षों में 12,740 और 7.5 वर्षों में 15,925 हो जाती है। क्रमशः धनराशि रुपए में और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। रेट जो प्रिंसिपल है अपना मूलधन है वो कितना होगा और ब्याज की दर कितनी होगी, यह हमें बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 वर्षों में हमें यह मिश्र धन प्राप्त होता है, 7.5 वर्षों में यह मिश्र धन प्राप्त होता है। अब साधारण ब्याज है तो हर वर्ष बराबर ही लगेगा, तो 4 के बाद 7.5 यानी 3.5 वर्षों में कितने रुपए बढ़े हैं, जो रुपए बढ़े होंगे वो क्या होगा, ब्याज होगा। और 3.5 वर्षों में कितना ब्याज मिला है, इसके लिए क्या करेंगे 15,925 में 12,740 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 और 8 और 1 और यहाँ पर कितना बचेगा, 5 में से 2 घटेगा 3, 3185 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब इसे देखेंगे तो 3 दूनी 6 1 7 7 बटे 2 लिखा हुआ है बराबर 3185 है। अगर हम यहाँ से 1 बराबर निकाल लें, 1 क्या होगा, 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 7 से इसे काट देंगे तो 7 चौको 28, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से क्या निकल करके आएगा, इस पक्षांतर कर देंगे 2 का तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 1 11, 2 चौको 8 1 9, 1 यूनिट बराबर कितना आया 910। तो दोस्त 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 910 होगा। 4 वर्षों का ब्याज निकाल लेते हैं तो 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा, इसे 4 से गुणा कर देंगे, 0 4 एकम 4 4 ने 36 यानी 3640 होगा। अगर हम 4 वर्षों के मिश्र धन में से 4 वर्षों का ब्याज घटा देते हैं तो जो मूलधन होगा वो हमें पता चल जाएगा, यानी कि मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन होता है, ठीक है। और मिश्र धन कितना है 12,740
ब्याज कितना है 3640, तो मूलधन कितना आ जाएगा 9,100 रुपए यहाँ पर मूलधन आ गया है। अब 9,200 जैसे ही मूलधन आया तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गए। अब हमें ब्याज की दर निकालनी है। अब बताइए 9,100 मूलधन है, एक वर्ष में 910 ब्याज मिला, इसका मतलब 9,100 का कितने परसेंट है, यह 10% है। इसका मतलब ब्याज दर कितनी है 10% है, और हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7%, 12%, 5% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट ज्ञात करो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई बटे में 100 वाला फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर छूटे हैं तो यहाँ पर चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अगर बढ़ोतरी हो रही होती तो पॉजिटिव चिन्ह रहता, छूट है तो नेगेटिव होगा। -7 -12 प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 12 7 84, और जब बटे 100 है तो कितना हो जाएगा 0.84। 12 7 कितना होगा 19 होगा, माइनस के 19 प्लस 0.84, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां पर जब 19 में से 0.84 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.16 निकल करके आ जाएगा, वो भी माइनस का, यानी छूट है, ठीक है। और ये 5% की इसके बाद फिर से 5% की छूट देनी है, तो अब 18 और 5 को लेकर के इसी तरह से समतुल्य छूट हम लोग निकालेंगे। तो माइनस के 18.16 माइनस के 5 और प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा फिर से प्लस होगा, 5 से इसे गुणा करेंगे कितना आएगा 5 छक्के 30, 5 एकम 5 3 8, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 4 9। यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, बटे में कर देंगे 100। जब 100 के 2 जीरो ये कटेंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, इस दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23.16 माइनस का, और प्लस कितना है 0.908, ठीक है। अब यहाँ पर 0 लगा लेते हैं और इसमें से इसे घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 8 घटेगा, यानी 10 में से 8 घटेगा तो 2, यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर 11 में से 2 घटेगा तो 11 में से 9 घटेगा तो 2 दशमलव, यहाँ से एक उधार लिया था तो बचेगा 2 और 2। तो यहाँ पर माइनस का कितना आया 22.252, इसका मतलब 22.252% की क्या होगी दोस्त, छूट होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार समान चाल से वापस ए तक लौट आती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल लगभग कितनी थी। देखिए बिल्कुल सिंपल सा अगर आपको मेथड बताऊं, जब भी जाने और आने की या फिर 2 बराबर दूरियों को तय करने की अलग अलग चाल दी जाए तो हम औसत चाल को कैसे निकाल सकते हैं। औसत चाल बराबर जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा 2 गुणे जाने वाली चाल गुणे आने वाली चाल, यानी हम लिख सकते हैं 2xy बटे x प्लस वाई, और x और y क्या हैं, ये दोनों चालें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुणे में 80 और गुणे कितना है 65 बटे 80 प्लस 65 कितना होगा 145 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 से काटेंगे 13, ठीक है। अब अगर हम इनका गुणा करें तो 13 अट्ठे 104 और 13 अट्ठे 104 और 104 का गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 208, और यहाँ पर 0। 2080 को 29 से भाग करना है और कितना आएगा यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा तो इसे भाग करके देख लेते हैं। 7 बार जाएगा, 7 ने 63, 7 दूनी 14, 6 20, कितना आया 5 0। तो यहाँ से एक बार और जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 29, और बचेगा कितना 1, और यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा 2, 21 आ जाएगा। अब हम अगर देखेंगे तो 71 से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, बस इसे सही करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब अगर कोई बस है और वो किसी स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, कहीं भी बीच में नहीं रुकती है, तो जो वो उसकी स्पीड है, एक्चुअल स्पीड, वो कितनी है दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन यदि यह जो बस है वह रुक जाए और रुक रुक कर चले,
कहीं पर रुक जाए और रुक रुक कर चले तो उसकी जो स्पीड आ रही है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। यानी रुक रुक कर जब ट्रेन चल रही है या बस चल रही है तो वह 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है, केवल और केवल 42 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 42 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है। अब बताइए अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो 42 किलोमीटर चलने में उसे 42 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगता। तो 42 दूरी है, 60 क्या है, चाल है, दूरी बटे चाल करेंगे हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, टाइम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यह टाइम आएगा घंटे में और अगर इसे मिनट में बदल लें तो कितना आ जाएगा, 42 मिनट। यानी कि उसे 42 किलोमीटर जाने में 42 मिनट का समय लगता तो वह प्रति घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। 42 किलोमीटर जाने के लिए उसे 42 मिनट का समय लगता लेकिन उसने कितना समय लिया, 1 घंटे समय लिया। तो दोस्त वह कितने मिनट रुकी होगी बताइए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट उसने लिए हैं और 42 मिनट चली है तो रुकी कितने मिनट है, 18 मिनट रुकी है और 18 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 253 मीटर है, को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई मीटर में कितनी है। देखिए हमें पता है कि जब कोई ट्रेन किसी, ये मान लीजिए कोई ट्रेन है, यह किसी ऑब्जेक्ट को पार करेगी, यह इस पुल को पार करेगी। ठीक है, यह ट्रेन है और यह पुल है। जब यह ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो इसे चलने के लिए यहाँ जब आ जाएगी इस तरह से तब यह पुल को पार कर पाएगी। तो यह इंजन अगर ट्रेन का है और यह इंजन है तो इसे कितनी दूरी चलनी पड़ी है बताइए। यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी चलनी पड़ी है और यह दूरी कितनी है, यह ट्रेन की लंबाई है और यह इस ऑब्जेक्ट यानी पुल की लंबाई है। इसका मतलब है कि अगर ट्रेन को किसी पुल को पार करना है तो वह अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर उसे चलना पड़ेगा। और जो स्पीड दी जा रही है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे में और यहाँ पर मिनट में यूनिट है और यहाँ पर सेकंड में है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करेंगे दोस्त, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है। अब इसकी स्पीड जो है वो मीटर प्रति सेकंड में बदल चुकी है। और अगर डिस्टेंस बराबर फार्मूला पूछा जाए क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। टाइम कितना दिया गया है, 42 सेकंड दिया गया है और स्पीड कितनी है, 60 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड गुणे 42 सेकंड बराबर दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई यानी 253 और प्लस हम मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी ये जो पुल है इसकी लंबाई x मीटर होगी। ठीक है, तो यह टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 6 × 60, 6 × 18, 14 × 42, 14 × 5 = 70 और 70 × 700, 700 आ जाएगा बराबर 253 प्लस x होगा। x बराबर अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 700 माइनस 253 तो कितना बचेगा, 7 और 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 2 गया कितना आएगा, 4। यानी पुल की लंबाई क्या होगी दोस्त, 447 मीटर होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8000 धनराशि पर 2 सही 1/8 वर्ष में वार्षिक 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज कितने रुपए के निकटतम होगा। देखिए इस जो सेट था यहाँ पर 2 ही ऐसे प्रश्न थे जो लेंदी थे या कैलकुलेटिव थे। एक मैंने आपको बताया था जब 3 वर्ष में अर्धवार्षिक करके यानी हमें 6 बार चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना पड़ रहा था। और दूसरा ये प्रश्न आया है चक्रवृद्धि ब्याज का। ऐसा नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज का हर एक प्रश्न कैलकुलेटिव और लेंदी होता है, लेकिन यहाँ पर जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और लेंदी हैं। अगर ओरिजिनल पेपर होता तो मैं इसे स्किप करने वाला था। आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप एक्चुअल पेपर में बैठे हैं तो इस तरह के प्रश्न को तब करिए जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हों, नहीं तो यह आपका टाइम बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राशि जो है वह 8000 की है और 1 वर्ष में ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष में ब्याज लगेगा और तीसरा वर्ष नहीं है। लेकिन कितने हैं, तीसरे की जगह पर 2 वर्ष हैं प्लस कितना है, 1/8 वर्ष है। तो यहाँ पर 1/8 वर्ष का ब्याज लगेगा।
ब्याज की दर क्या है 16% वार्षिक है, तो एक वर्ष में कितना ब्याज लगेगा 16% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहां पर कितना ब्याज मिलेगा 16% का, अगले वर्ष भी दूसरे वर्ष भी 16% का, लेकिन तीसरे यहां पर पूरा एक वर्ष नहीं है, केवल 1/8 वर्ष है, तो यहां पर जो ब्याज मिलेगा वह 16 गुणे 1/8 यानी 2% का मिलने वाला है। यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा 2% मिलने वाला है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो 16% निकालेंगे 8000 का कितना आएगा 16 अट्ठे 128 और यहाँ पर 1280 एक वर्ष का ब्याज आएगा। दूसरे वर्ष में 8000 का 16% यानी 1280 ब्याज आएगा। अब हमें यहाँ पर 1280 का 16% निकालना है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 16 अट्ठे 128 और यहाँ पर 0 है, 128 के 8 हाथ से लगे 12, 16 दूनी 32 और 32 12 44, 16 कम 16 4 20, तो यहाँ पर जो ब्याज आएगा बटे में 100 कितना आ जाएगा 204.80 आ जाएगा। अब तीसरे वर्ष में सबसे पहले तो 8000 का 2% ब्याज कितना होगा 8 दूनी 16 यानी 160 होगा। अब उसके बाद इस 1280 का 2%, इस 1280 का 2%, अगर 1280 का 1% निकाला जाए तो कितना होगा 12.8 होगा। 2% निकाला जाए तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए तो कितना होगा 256, है ना, 256 हो जाएगा। अगर 128 है तो 256 हो जाएगा यानी 25.6 हो जाएगा 2%, और 25.6 वो और 25.6 यह, तो कितना हो जाएगा 25.6 गुणे 2, 2 छाके 12 और 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगाए, 2 दूनी 4 1 5, कितना आएगा 50.2 हो जाएगा। इन दोनों का 2% ब्याज और फिर इसका 2% भी काउंट करना है तो कितना होगा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 1 9 और 0 2 दूनी 4, और कहाँ पर लगेगा दशमलव, इधर लग जाएगा। ठीक है, 4.096 इसका 2% ब्याज होगा। बस अब यह कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल इन सबको जोड़ लेना है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 12 24 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2560 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 160 है, ये भी ब्याज है, और यह 204.8 यह भी ब्याज है, 50.2 भी ब्याज है और 4.096 भी ब्याज है। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 9 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, तो कितना आ जाएगा 5 और 4 9 आ जाएगा। यहाँ पर ऐड करते हैं तो 6 6 12 और 12 12 5 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 1 7 7 2 9 और 29, कितना आएगा 2979.096, यानी ये किसके बराबर है लगभग 2979 के बराबर है। और 2979 यहाँ पर कोई ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, 2980 दिया गया है, तो 2980 यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ 4 4 8 1 9 सही है। देख लीजिएगा एक बार, कुछ हो सकता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया हो, नहीं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद लगभग में थोड़ा सा यहाँ पे 9 होना चाहिए आई थिंक, या फिर 7 होना चाहिए। 5 से बड़ी यहाँ पर कोई संख्या अगर होती तो यह फिर 2980 के आसपास ही आता, लेकिन हो सकता है कि ऐसे ही 2980 यहाँ पर ऑप्शन हो। अगर 2979 आपका आ गया है तो 2980 के आसपास ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि रुपए के निकटतम कितना होगा, तो इसके पास वाला आपको आंसर बता देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दो संख्याएं 7:4 के अनुपात में है, तो एक संख्या 7x मान लेते हैं, दूसरी संख्या 4x, इनके वर्गों के बीच का अंतर यानी 7x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर जो है वो है 297। ठीक है, और बताना क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, यानी 7x प्लस 4x यानी 7 4 11x का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 7 4 11x, ठीक है, गुणे 7 माइनस 4 3x बराबर कितना होगा 297। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 सत्ती 77, 3 से काटेंगे 3 9 27, और ये x इंटू एक्स का गुणा कितना होगा, x स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 गुणे 11 बराबर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और 33 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आज के लास्ट प्रश्न है 7 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 11, 16, 20 और 26 शेषफल प्राप्त होते हैं। शेषफल जब हमें यहाँ पर अलग अलग प्राप्त होते हुए दिखे तो हमें क्या करना है, भाजक जो यहाँ पर जिनसे हमें भाग देना उनमें घटा लेना है क्रमशः। 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, 15 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 4। और जब इस तरह से समान यहाँ पर इनको घटाने पर प्राप्त हो रहा है हमें अंक, तो हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या ढूंढ लेनी है जो इन सब से विभाजित हो जाए। 7 अंकों की ऐसी संख्या निकालो जो 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित हो जाए और उसमें से इस 4 को माइनस कर दो। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 7 अंकों की वह संख्या ढूंढनी है जो इनसे विभाजित हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे 10, 15, 20, 24 और 30 का, तो इनका एलसीएम कितना निकलेगा दोस्त, 120 निकलेगा। इनका एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम तो आपको निकालना आ ही जाएगा। अगर एलसीएम 120 निकला है तो अब 7 अंकों की संख्या लिखेंगे 3, 4, 5, 6 और 7। यह 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें ऐसी संख्या तक पहुंचना है जो 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 8 बार जाएगा, 12 अट्ठे कितना होगा 96, 9 और 3 फिर से 9 लिखेंगे और फिर 12 तियां 36 और यहाँ पर कितना आएगा 360, फिर से कितना बचेगा 39 और फिर से 9 ये यहाँ पर लिख लेंगे, फिर से 12 तियां 36, 360 और फिर से 39। इस तरह से जब हम आगे करते जाएंगे तो हमारा लास्ट में जो शेषफल बचेगा दोस्त वो कितना बचने वाला है, 39 बचने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस इतनी बड़ी संख्या में से 39 को माइनस कर देंगे, यानी इस संख्या में 3, 4, 7 इसमें कितना घटा देना, 39 माइनस कर देना है। तो यह संख्या जो मिलेगी हमें, यह ऐसी संख्या मिलेगी जो 120 से पूरी तरह विभाजित है, यानी इन सभी से पूरी तरह विभाजित है। अब अगर इसमें से हम 4 को माइनस कर दे तो हमें इन सभी से विभाजित करने पर 6, 11, 16, 20 और 26 शेषफल प्राप्त होने वाली संख्या मिल जाएगी। अगर हम इस संख्या में 4 को माइनस करेंगे तो 60 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 56 और हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यह आज के प्रश्नों का सॉल्यूशन था। मैंने प्रयास किया कि आपको सबसे इजीएस्ट तरीका बताऊं, जो मेरे हिसाब से जो सबसे सरल तरीका हो सकता था वो मैंने आपको बताया है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। ठीक है, और कुछ प्रश्न तो हर सेट में आपको लेंदी मिलेंगे, 1-2 प्रश्न आपको हर सेट में ऐसा मिलेगा जो टाइम टेकिंग होगा, जो कैलकुलेटिव होगा। तो उन प्रश्नों से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बचना है। आपको जब भी कोई परीक्षा देनी है तो उसकी एक अच्छी तैयारी करनी है, रणनीति बनानी है और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो कठिन प्रश्न हो, जो मुश्किल प्रश्न हो, उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़िए, आगे बढ़िए। जब पूरा पेपर एक बार कर लीजिए तो फिर वापस आइए और उस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, आपको मैथ्स टफ लगती है, आपको मैथ्स से डर लगता है, तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं, इस सीरीज को देखना शुरू कर सकते हैं। इस सीरीज में मैं SD यादव बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं और एक तरफ से संख्या पद्धति से शुरू करके लास्ट तक चलेंगे इस सीरीज में और उसका टाइप वाइज हल करवा रहा हूं। तो जब मैं उदाहरण करवाता हूं तो एक एक टाइप के प्रश्न एक एक वीडियो में लेकर के बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं कि किसी प्रश्न के पीछे क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, क्या लॉजिक छुपा हुआ है। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज में परीक्षा की दृष्टि से मैं बताता हूं कि किस प्रश्न को आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, और यह जो सीरीज चलती है यह डेली सुबह 10 बजे इसकी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती है। तो आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और इसी तरह से वीडियोस की मदद से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। ये जो आपका मैथ्स का डर है, यह अगर आप इस सीरीज को देखते हैं SD यादव का जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जो मैथ का डर है ये बिल्कुल पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाएगा और आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे मैथ्स की इस सीरीज के बाद। ठीक है, तो इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करिएगा। अगर आप मैथ्स में वीक हैं, अगर आप एवरेज हैं, तो आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD को अच्छे से तैयार करते रहिएगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा और मिलता हूँ अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। और SSC GD में जो या प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, इसके अगली शिफ्ट के साथ मैं आपको मिलता हूँ। ठीक है,
तो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और बस इतना ही कहना है।